एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं आई या IP से। होता क्या है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते किसको हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक एटम है, जिसका ये न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे शेल होंगे, ऑर्बिट होंगे इस तरीके से। और ये लास्ट वाला ये n=1 शेल है, n=2 शेल है, n=3 है। अब ये लास्ट वाला जो शेल है, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कहेंगे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि ये न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये जो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके चलते ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा, अपने आप में बाइंड करके रखेगा, मतलब अपने आप को बॉन्ड बना के रखेगा, बाइंड करके रखेगा। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के जो अपने तरफ पकड़ के रखे हुए हैं, इसको अगर यहाँ से इससे हटाना है, तो हटाने के लिए, इसको यहाँ से निकालने के लिए, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा। इसको यहाँ से निकालने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा, जिसके चलते इस इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को खत्म कर दे और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट को छोड़ दे, मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। तो इसको निकालने के लिए जो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा वो मोस्ट लूजली नहीं होंगे, वो उनका न्यूक्लियस पे पकड़ ज्यादा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस उन पे ज्यादा अपने आप उस पे पकड़ बनाए रखेगा, तो वो मोस्ट लूजली नहीं होंगे। मोस्ट लूजली सबसे दूर में होंगे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो न्यूक्लियस के इस पे पकड़ ज्यादा होगा, यहाँ होगा थोड़ा कम होगा, यहाँ होगा तो और कम होगा, तो सबसे लास्ट वाले में सबसे कम होगा। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, मैं बता चुका, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो तभी आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं जब वो क्या हो, आइसोलेटेड स्टेट में, और कौन सा एटम हो, गैसियस एटम। आप सॉलिड स्टेट के कोई एटम अगर अपने सॉलिड स्टेट में है, आप वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले उसको गैस में चेंज करना होगा, और किस सिचुएशन में होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। देखिए, आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि वो जो एटम है, आइसोलेटेड का मतलब ये है नो bonding of atom with another atom। उस एटम का कोई बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, कोई बॉन्ड वो दूसरे के साथ नहीं बनाना होना चाहिए, दूसरे एटम के साथ उसका कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बिना बॉन्ड का होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। ठीक है, अकेला होना चाहिए। और गैसियस एटम का मतलब ये है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वो किस वाले एटम से निकालेंगे? अपने गैसियस स्टेट में। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने गैसियस एटम में नहीं है, मान लीजिए कोई हम एटम नहीं है जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो सबसे पहले आपको उस सॉलिड से क्या करना होगा? गैस में बदलना होगा। लेट इमेजिन कर लिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एटम ए है जो कि अपने सॉलिड स्टेट में है, तो सबसे पहले अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले सॉलिड से इसको क्या बनाना होगा? गैस। सॉलिड स्टेट से कहां ले जाना होगा? गैस। और ये जो सॉलिड स्टेट से गैस में ले जाने का प्रोसेस होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। इसको हम लोग बोलते हैं कोई सिस्टम को, कोई सब्सटेंस को आप सॉलिड से गैस में बदल रहे हैं, इसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। और बताइए, आप सॉलिड में है, गैस में बदल रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम एक दूसरे से नजदीक होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो आपको नजदीक से दूर करना है तो क्या करना होगा? आपको एनर्जी देना होगा, तभी तो
वो जो क्या बोलते हैं पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे। तो यहां से सॉलिड से गैस में ले जाना एक सब्लिमेशन प्रोसेस है। और ये कैसा प्रोसेस है? ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसको शायद आप हिंदी में ऊष्माशोषी बोलते हैं। हाँ, ऊष्माशोषी बोला जाता है। तो सॉलिड से गैस में बदलने का प्रोसेस सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में जो प्रोसेस बनेगा उसको हम लोग इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा, आपको एनर्जी देना होगा, तभी गैस से सॉलिड से गैस में बनेगा। अब जरा यहां देखिएगा, ये जो हम लोग पूरा बात की आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी, इंथैल्पी जो भी बोलिए आप, इसमें क्या कर रहे हैं? आपको सिस्टम एनर्जी दे रहा है कि आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं? आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। तो ये वाला भी कैसा प्रोसेस होगा? ये वाला भी जो होगा आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हम लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इंडोथर्मिक प्रोसेस for neutral and cations। न्यूट्रॉन और कैटायंस के लिए कैसा प्रोसेस होगा? इंडोथर्मिक। एनायंस का अगर बात करें हम, एनायंस का अगर बात करें, न्यूट्रल और कैटायंस का पहले अगर मैं बात कर लूं, न्यूट्रल कैटायन के केस में ये कैसा होगा? इंडोथर्मिक। लेकिन अगर वो एनायन हो गया, अगर वो क्या हो गया? एनायन, तो एनायन के केस में ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को आप निकालेंगे तो आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं, सिस्टम आपको एनर्जी देगा। मतलब जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो वाला एटम आपसे एनर्जी मांगेगा नहीं, बल्कि आपको एनर्जी देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले केस में, न्यूट्रल और कैटायन के केस में क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा, आपको एनर्जी देना होगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने समझा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अभी तक आप लोगों ने समझा आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगे। कौन वाले इलेक्ट्रॉन को? आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को। इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा, जो एनर्जी आप देंगे, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और जिस वाले एटम से निकालेंगे वो कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। किस स्टेट में होना चाहिए? जल्दी बताइए, किस स्टेट में होना चाहिए? बहुत सुंदर, किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड का मीनिंग मैं बता चुका कि कोई दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, अकेला अकलौता होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो गैस में नहीं है तो सॉलिड से पहले गैस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब जरा ध्यान से सुनिए, आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, आप एनर्जी दे रहे हैं, जिसके कारण ये एंडोथर्मिक हो गया, इतना सभी को जान रहे हैं। एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी का कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा। यहां जो एनर्जी दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया जाता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी देंगे, या आप किलो कैलोरी पर मोल में एटम एनर्जी देंगे, या आप किलो जूल पर मोल में आप एनर्जी को देंगे। इस वाले केस में, इस वाले केस में ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पर एटम, एक एटम में जो एनर्जी आप देंगे उसको हम लोग इसमें माप सकते हैं, इसमें मेजर कर सकते हैं, या इसमें या इसमें। एक और कह सकते हैं, ये एनर्जेटिक टर्म है, मतलब एनर्जी के साथ डील कर रहा है। किसके साथ डील कर रहा है? एनर्जी के साथ। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एनर्जेटिक टर्म। कैसा टर्म है ये? एनर्जेटिक टर्म है। ठीक है, कैसा टर्म है? एनर्जेटिक टर्म है। अब यहां तक हम लोगों ने अभी तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आसानी से समझा। अब एक और चीज आता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आता है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसको थोड़ा समझते हैं। क्या समझ रहे हैं हम लोग? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रमागत या लगातार। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? लगातार का मीनिंग ये हुआ कि जस्ट इमेजिन हमारे पास एक एटम है X। ठीक है, हमारे पास एक एटम है X जो कि अपने गैसेस स्टेट में है। ठीक है सर, आपने इसमें एनर्जी दिया, मतलब एनर्जी दिया, IE1 दिया, एनर्जी दिया ताकि आप इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल सके। ठीक है, आप निकाल दिए। X गैस था, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन को निकालने पर। आपको मालूम है कहीं से किसी सिस्टम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है सर, गैस ये ऐसे स्टेट में था, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने, X पर पॉजिटिव आ गया। अब फिर आपने क्या किया? आपका मन नहीं माना, आपने कहा नहीं, हम इतना नहीं मानेंगे सर, हमको एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, आपने फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दे दिया, इसका नाम दे दिया। फिर से आपने एनर्जी दिया जिसका मैंने नाम दे दिया IE2। ठीक है, फिर से आपने एक और इलेक्ट्रॉन को निकाला। ठीक है, फिर से आपने एक और इलेक्ट्रॉन को निकाला। आपका मन क्या नहीं, हम फिर से निकालेंगे। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रोसेस लगा दिए। IE3 आपने फिर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया।
ठीक है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो देखिए IE1, IE2, IE3, आप किसी एक एटम से, किसी सेम एटम से एक एक करके इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप अगर चाहें कि यहां से नहीं सर हम पहले एक निकालें, ऐसा क्यों किए सर, फिर एक और निकालें, फिर एक और निकालें, ऐसा करते हैं सर, एक से डायरेक्टली निकाल लेते हैं, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, दिस इज इम्पॉसिबल। आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं, पहले एक निकालेंगे, फिर एक निकाल जाएगा, फिर आगे निकालना तो एक और निकालेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर और आगे निकालना तो उसको निकालेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, IE1 सेम एटम से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाले, IE2, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी IE3, इसी को बोलते सक्सेसिव। एक ही एटम से लगातार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर एक और निकाले, फिर एक और निकाले, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जरा देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे, इधर से इधर, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। देखिए ये न्यूट्रल था, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, आगे और निकालेंगे तो 4 पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके जो निकालना चाहिए आप, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, आप इधर से इधर मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं इस वाले केस में, जरा ध्यान से सुनेंगे, आप जब इस वाले में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या होता है बताइए, मैंने पीछे क्लासेस में आपको बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से Z इफेक्टिव बढ़ता है। बहुत सुंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, Z इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस का पकड़ क्या होता जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ज्यादा मजबूत होते जाएगा, और ज्यादा न्यूक्लियस को आसानी बहुत कड़े तरीके से पकड़ेगा, मजबूती से पकड़ेगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि और टफ होते जाएगा, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा आसान होगा कि टफ होते जाएगा। जरा ध्यान इधर 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 ध्यान, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, Z इफेक्टिव बढ़ गया, न्यूक्लियस का पकड़ बाहरी इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया। अब बाहरी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पकड़ बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब आपको एनर्जी और ज्यादा देना होगा पहले वाले से, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप IE1 देकर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में 10 किलो जूल पर मोल का एनर्जी दिए थे, तो अगर यहां से आपको ये निकालना होगा तो 10 से ज्यादा ही लगेगा, यहां से ये निकालना होगा उससे भी ज्यादा लगेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि IE1 से ज्यादा क्या होगा, IE2 से ज्यादा क्या होगा, IE3, इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। तो ये ऑर्डर आप आसानी से अच्छे से याद रखेंगे, ये ऑर्डर आप याद रखेंगे कि IE1 से ज्यादा क्या होगा IE2 से ज्यादा क्या होगा IE3, ऐसा चलते जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे और एक एक इलेक्ट्रॉन को और निकालने पे सक्सेसिव तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, जिससे Z इफेक्टिव बढ़ जा रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ने से न्यूक्लियस का पकड़ बढ़ जा रहा है, और न्यूक्लियस का पकड़ बढ़ जाने से ज्यादा आपको क्या करना होगा, एनर्जी और देना होगा। तो ये कहानी था, ये डेफिनेशन था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। उम्मीद है दोस्तों आपको यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा है। अब उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग उसका थोड़ा तड़का लगाते हैं, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट विल बी। एक एलिमेंट है जिसका आइसोटोप है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। आइसोटोप के बारे में आप जान ही रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोप किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम और जिनका मास नंबर क्या हो डिफरेंट, मास नंबर क्या हो डिफरेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप कहते हैं। तो आइसोटोप का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है सेम, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट, तीसरा ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, और चौथा ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या अभी मैंने आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ये बताया कि न्यूट्रॉन का कोई खेला होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई खेला होता है, मास नंबर मास कुछ का कुछ होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तो हट गया, कुछ नहीं। डिपेंड ऑन एटॉमिक मास नहीं, इस पे भी नहीं होगा। अभी या तो वो सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जब इन सब चीजों पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो सेम डिफरेंट तो होगा नहीं, तो क्या होगा सेम। तो किसी भी
आइसोटोप का आयनाइजेशन पोटेंशियल, चाहे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन के आइसोटोप में तीनों का एटॉमिक नंबर एक होता है, मास नंबर इसका 1, इसका 2, इसका 3 होता है। तो जब ध्यान से सुनेंगे तो क्या तीनों में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का आप एनर्जी लगाएंगे वो सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा, क्योंकि तीनों का इस पे मतलब इनके एटॉमिक नंबर पे, न इनके मास नंबर पे, न नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे कुछ डिपेंड नहीं करता है, तो तीनों का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ आइए। कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल के कंपैरिजन में द वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? मतलब पहला का कंपेयर में दूसरा का बात करें, पहला वाले की कंपैरिजन में दूसरा वाले का बात करें तो क्या होगा? पहला ऑप्शन नेग्लिजिबल, मतलब पहले के कंपैरिजन में दूसरा वाला क्या होगा? आयनाइजेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा। नहीं तो बढ़ता है, मतलब आपने पढ़ा ना कि IE1 से ज्यादा होता है, IE2 से ज्यादा होता है, IE3 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। तो भैया जाहिर सी बात है अगर 1 के कंपैरिजन में 2 का बात करें तो 2 का तो ज्यादा होगा, तो नेग्लिजिबल का कहानी खत्म हो गया। स्मॉलर भी नहीं हो सकता है क्योंकि 2 तो एक वाले से ज्यादा होगा। अब ग्रेटर है, डबल है, अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा भी नहीं कि डबल होता है। हाँ, ये पढ़ा कि ज्यादा होता है, डबल ये पॉसिबल नहीं है, या हो सकता है किसी केस में डबल हो जाए, किसी केस में डबल ना हो, तो ये तो खैर ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या होगा? ग्रेटर, ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। in which of the following the energy change correspond to the first आयनाइजेशन पोटेंशियल, किसमें कौन सा पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल को इन ऑप्शन में दर्शा रहा है? तो देखिए, x गैस से x प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, x2 गैस से x प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, x सॉलिड से x प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, x एक्वस से x प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। भैया अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो गैसेस स्टेट से निकालते हैं, तो ये सॉलिड और ये एक्वस कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ पे x2 का बात कर रहा है, x2 बोले क्या? x2 बोले तो ये x डैश x बॉन्ड x और x बॉन्ड x में पहले इस वाले बॉन्ड को आपको तोड़ना होगा, तब जाके x एक एटम बनेगा, तब दूसरे इलेक्ट्रॉन को आप निकालेंगे। तो ये तो होने से रहा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। देख लीजिए, x गैस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाले, x प्लस बन गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा चौथा हो नहीं सकता, सॉलिड एक्वस का बात कर रहा है, तो ये b होगा नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है, बॉन्ड बनाया हुआ नहीं, आइसोलेटेड स्टेट में नहीं, और मैंने आपको बताया था कि आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। The energy needed to remove one electron, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन, मतलब एक आयन है जो यूनिपॉजिटिव है, यूनि का मतलब एक, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इज एब्रिविएटेड एज, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे कि सेकंड बोलेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलेंगे? ठीक है, तो यूनिपॉजिटिव है, मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? x गैस होता है, x गैस में हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 देते हैं तो x प्लस गैस बनता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्लस फिर IE1 देते हैं, I2 देते हैं, तो हमारे पास x2 प्लस बनता है गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो जब देखिए क्या बोल रहा है? यूनिपॉजिटिव, मतलब यहां से इधर जाना है, ये यूनिपॉजिटिव नहीं, ये न्यूट्रल है, ये है यूनिपॉजिटिव, ये है यूनिपॉजिटिव। यूनिपॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, x को 2 पॉजिटिव बन जाए, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन का कि नहीं, फर्स्ट वाले तो न्यूट्रल से इधर जाते हैं, थर्ड बोलेंगे नहीं, उसको तो सेकंड बोलेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सेकंड वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। IE2 ऑफ एन एलिमेंट इज इनवेरिएबली हायर देन IE1 बिकॉज़, क्या बोल रहा है सुनिए, पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी से दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? पहला वाले से दूसरा वाला ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? पहला वाले से दूसरा वाला ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? मैं बता चुका हूं, क्या बताया? देखिए तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जान रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा क्योंकि z इफेक्टिव पड़ जाता है। द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम, ठीक है, बिल्कुल सही है। कैटायन का साइज हमेशा अपने एटम से छोटा होता है, और जहां साइज छोटा होगा न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस का पकड़ आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा पकड़, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकलना भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा z इफेक्टिव मोर फॉर कैटायन, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, तीनों का तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है। तो ये इस तरीके से हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल को पढ़े और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। अब इसके आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं अगला। तो चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला जो है वो है हमारा साइज। पहला जो है वो हमारा साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मींस अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बात करें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे साइज का। मींस इसका मतलब ये है दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर साइज मेरा बड़ा होगा, किसी एटम का साइज बड़ा है तो वहां पे उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। मींस सिंपल सा ये है कि अगर साइज बड़ा है तो वहां से उसके जो आउटर मोस्ट में जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको वहां से निकाल पाना मेरे लिए आसान होगा अगर साइज उसका बड़ा है। जस्ट एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। एक एटम ले लेते हैं जिसका साइज मेरा इतना बड़ा है और एक एटम ले लेते हैं जिसका साइज मेरा इतना बड़ा है। जरा चेक करेंगे, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पे। आप जरा चेक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड, ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहां प्रोटॉन होते हैं। इसके बीच में लगेगा अट्रैक्शन। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा और ये कौन सा शेल है? मोस्ट लूजली वैलेंट शेल है, सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला, यहां पर सबसे लास्ट वाला ये है। अब इसके बीच का देखिए थोड़ा सा, ये वाला ज्यादा आसानी से, क्योंकि डिस्टेंस कम है, इसको ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा और यहां डिस्टेंस ज्यादा हो जाने के कारण के बीच का अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा, बट यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। और इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी दिया जाता है साथियों, उसी को तो हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका कम हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सोच के देखिए, छोटा साइज का एटम है, ये बड़ा साइज का एटम है। बड़ा साइज का एटम है तो इसके बीच का अट्रैक्शन जो कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? उसमें कम देना पड़ेगा। तो साइज अगर बड़ा हो गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वो एनर्जी कम लगेगा। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा में जो चीज इफेक्ट करता है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है साथियों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग Z इफेक्टिव से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z इफेक्टिव से। क्योंकि आप जेएसएससी टीजीटी केमिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों बैकग्राउंड के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जरा ध्यान से सुनेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ये किस तरह से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले Z इफेक्टिव समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एटम है प्यारे बच्चों, एक एटम है जिसका ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इस तरीके से बना दिए। अब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इधर भी मेरे पास, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इस तरह से। अब जरा चेक करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन, मतलब यहां जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट क्या लगता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन सभी सेम चार्ज किए, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। इसको भी 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 क्या करेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। मींस ये है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस वाले लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना तो चाहेगा, चार्ज, इसका जो चार्ज है वो इस पे अपने तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगाएगा, लेकिन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कुछ ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिपेल भी करेंगे, मतलब वो अपने तरफ खींचेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन उसको अपने से दूर भी धकेलेंगे। तो क्या होगा? जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए उतना नहीं लग पाएगा, कुछ घट जाएगा इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण, कुछ घट जाएगा। और वो जो घटने के बाद एक्चुअल में जब इसका जो बचा अब इसके पास, ये सबको माइनस करने के बाद, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो एक्चुअल में इस पे लगना चाहिए, उसमें से कुछ माइनस होगा और जाके उसका ओवरऑल एक्यूरेट निकल के आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये कैसे इफेक्ट करता है जरा ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और Z इफेक्टिव के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। अगर किसी का Z इफेक्टिव ज्यादा है तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। और मैं एक चीज और आपको बताता चलूं,
जेड इफेक्टिव जो होता है प्यारे बच्चों, जेड इफेक्टिव वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो जेड इफेक्टिव जरा ध्यान से सुनेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डायरेक्टली रिलेशन में आता है, ठीक है, रिलेशन में, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। इस तरीके से कहानी होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा नंबर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत कम रेयर केस में आता है लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसी का लगता है, उसको बोलते हैं फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फील्ड। साथियों ये फुल्ली फील्ड क्या होता है? नोबल गैसेस के नाम सुने होंगे आप, जो 18 नंबर ग्रुप में पाए जाते हैं। नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, दीज आर नोन एज इनर्ट गैस, या इसी को नोबल गैस भी हम कहते हैं। अब नोबल गैसेस के पास ये होता है कि उनका जो पी ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। नोबल गैसेस ऑक्यूपाई, यहां मैं लिख दे रहा हूं, नोबल गैसेस ऑक्यूपाई fully filled electronic configuration, fully filled electronic configuration शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो fully filled electronic configuration क्या होता है? इनको जो P होता है, P ऑर्बिटल जो होता है पूरे तरीके से भरा होता है, P6 होता है, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं Np6। ये क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड। ये क्या हो गया साथियों? फुल्ली फिल्ड। ये क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड। और जो फुल्ली फिल्ड होते हैं, और अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा हाफ फील्ड और फुल्ली फिल्ड जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब बताइए, अगर Np6 है, अगर P वाले को आप बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये Np6 का हम बनाएं। देखिए फुल्ली फिल्ड है, सारा का सारा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यहाँ 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन सारा का सारा भरा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको फुल्ली फिल्ड बोल रहे हैं। और ये मिलेगा किसके केस में? नोबल गैसेस के केस में, ठीक है, और मे भी इससे पहले वाला में मिल जाए जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा गेन कर ले, ठीक है। तो फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेबल है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि ना इसके पास देने का जगह है और लेने के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता भैया, बहुत तकलीफ है इसमें इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना। तो फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिसके चक्कर में इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है? मैक्सिमम। मतलब अगर हम एक पीरियड में चेक करेंगे, अगर पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलें, पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलें, तो सबसे लास्ट में हमको नोबल गैस मिलेगा, ठीक है सर। सबसे लास्ट में जब नोबल गैस मिलेगा तो P6 मिलेगा, P6 मिलेगा मतलब फुल्ली फिल्ड मिलेगा, और फुल्ली फिल्ड मिलेगा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका बहुत ज्यादा स्टेबल है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी वहां क्या रहेगा? मैक्सिमम। पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा अगर किसी का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है साथियों, तो वो होता है नोबल गैसेस का, क्योंकि नोबल गैसेस ही फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करते हैं। तो नोबल गैसेस के केस में ये हो जाएगा। मतलब आपका कंपैरिजन अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का किसी के साथ करा दे और नोबल गैसेस वहां है, तो वो जीतेगा भाई, उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा लगेगा, नो डाउट। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। तो साथियों चौथा फैक्टर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है वो है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है साथियों? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे अफेक्ट करता है जरा इसको देखेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि फुल्ली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड हो, मतलब हर एक ऑर्बिटल में, हर एक डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो हाफ फील्ड है, और हर एक डब्बा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो फुल्ली फील्ड है। और हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम Np3 का एग्जांपल लें, Np3 को अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। 3 ऑर्बिटल होते हैं, बस 3 डब्बे होते हैं, एक Px, एक Py, एक Pz, इस तरीके से 3 डब्बा, और 3 डब्बा 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को भरने का नियम ये होता है कि 1 2 3, पहले सभी डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन देंगे, बच जाएगा तो फिर से भरना शुरू करेंगे शुरू से। तो Np3 ये हो गया। सभी डब्बा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज नोन एज हाफ फील्ड। इसी को तो हम लोग हाफ फील्ड बोलते हैं, हाफ फील्ड
ठीक है, यही मेरा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। और अगर ये मेरा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसका मतलब ये मेरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और अगर दोस्तों ये स्टेबल हो गया तो जाहिर सी बात है यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देना होगा, और एनर्जी ज्यादा देना होगा तो मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। और स्टेबल वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं देते हैं, क्योंकि वहां देने के लिए इलेक्ट्रॉन वहां से आपको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गया। अब हम जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में हम लोग। अगर हम बात करें Np3 और Np4 का, और जरा चेक करें किसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगा। तो अगर Np3 का बात करें तो Np3 P में 3 डब्बे होते हैं, इस तरीके से हम 3 डब्बा बना लेंगे। अब P में 3 ही डब्बा होता है, लेकिन यहाँ P4 है तो ऐसा है। तो P3 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1 2 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, और फिर दोबारा यहां से शुरू करेंगे 4, इस तरीके से होगा। अब जरा देखिए ये जो मेरे पास मिला Np3, ये तो मेरा हाफ फील्ड है, ये मेरा क्या है, हाफ फील्ड, लेकिन ये तो मेरा हाफ फील्ड नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा इसके मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हाफ फील्ड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है नॉर्मल वाले से, जिसका हाफ फील्ड ना हो या फुल्ली फील्ड ना हो उससे। तो इस तरीके से हम लोग ने 4 फैक्टर देखा। 5वां फैक्टर जरा चेक करते क्या होता है, और फिर सभी को मिलाकर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पूछे जाते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में थोड़ा सा ट्रेंड अलग चल रहा है, अब नए तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और उन नए तरह के क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस तरीके से और भी वीडियोज आपकी यूट्यूब में आए, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि जैसे टीजीटी केमिस्ट्री का आपको कौन सा वीडियो और चाहिए, या सारा चैप्टर का चाहिए, क्या चाहिए, आप नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। 5वां नंबर चलते हैं। 5वां नंबर जो इफेक्ट करता हुआ तो शील्डिंग पावर। शील्डिंग पावर, जरा शील्डिंग पावर को समझते हैं क्या होता है। शील्डिंग पावर को पहले समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि शील्डिंग पावर कैसे इफेक्ट करता है। देखिए अभी मैं आपको बताया कि मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में इस तरीके से ऑर्बिटल होंगे, शेल होंगे। इस शेल में n=1 शेल है, n=2 है, n=3 है, इस तरीके से। मान लीजिए आउटरमोस्ट शेल है, यहाँ जहां इलेक्ट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस में इसमें क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं भी बता चुका। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है और अपने अपने शेल में, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे, रिपल्शन लगाएंगे। ठीक है सर, रिपल्शन लगाएंगे, सबका सब फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा। अब जरा चेक करेंगे, अगर ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच पाता, एक्चुअल में जितना खींचना चाहिए तो उतना खींच नहीं पाता है। कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि सेम चार्ज के हो गए, ये भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और अगर ये इसको रिपेल कर रहे हैं, अगर वो उसको रिपेल कर रहे हैं, तो बात को अच्छे समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिस ऑर्बिटल में है, जिस ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिटल उस इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, उसको न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन को शील्ड कर दे रहे, रोक दे रहे हैं। इसका अट्रैक्शन जो इसके ऊपर लगना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद है, ये ऑर्बिटल इस इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियस के ऊपर इसका चार्ज लगना चाहिए, अट्रैक्शन लगना चाहिए, उतना लगने नहीं दे रहे। और ये जो कर पा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करके उधर कर दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग पावर, या इसी को दूसरे नाम में हम लोग स्क्रीनिंग पावर भी बोलते हैं। और आपको एक चीज बताता हूं, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है पूछेगा, शील्डिंग पावर का जो ऑर्डर होता है S का ज्यादा होता है, p ऑर्बिटल का उससे कम, फिर D, और फिर सबसे कम होता है F। तो S ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आसानी से इसको शील्ड कर लेते हैं, लेकिन D और F आसानी से शील्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका शील्डिंग पावर कम होता है। और जब इनका शील्डिंग पावर कम होगा तो वहां पर फिर वेरिएशन निकल कर आएंगे, जिसको केमिस्ट्री में हम लोग एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। और केमिस्ट्री जो एक्सेप्शन के लिए बदनाम है, मैक्सिमम जगह पे यही दोनों का काम आता है। अभी हम लोग चेक करेंगे आगे, ये बहुत बिगड़े हुए लोग हैं केमिस्ट्री में, D और F ऑर्बिटल। तो S और P अच्छे से शील्ड कर पाते हैं और ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, अगर हम S और P का कंपैरिजन करें, S और P का कंपैरिजन करें, तो S और P में S का शील्डिंग पावर अच्छा है P से, मींस अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पाएगा। और अगर अच्छे से इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पा रहा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जरा चेक करेंगे, अगर मान लीजिए मेरे पास NS2 है और मेरे पास NP1 है,
चूंकि s ऑर्बिटल है, s2 का बात कर रहे हैं, s1 का बात नहीं करें, s2 है, और अगर ये अच्छे से शील्ड कर पाएगा तो जाहिर सी बात है यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो सिंपली ऐसा समझिए कि s ऑर्बिटल मतलब s2 का शील्डिंग पावर ज्यादा होने के कारण p1 से इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर है यहां पे, तो s2 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी p1 से ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो शील्डिंग पावर के कारण होना चाहिए था इसका नॉर्मली, इससे ज्यादा इसका होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि शील्डिंग पावर s का ज्यादा है p से, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 ऐसे फैक्टर्स देखे जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। किसको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फुल्ली फिल्ड है तो सबसे ज्यादा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, मैक्सिमम होगा। हाफ फिल्ड है तो हाफ फिल्ड का ज्यादा होगा नॉर्मल वाले से, और शील्डिंग पावर में s का ज्यादा हो जाता है p से, क्योंकि s का शील्डिंग पावर ज्यादा है। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी से जुड़ी हुई कुछ चीजें जानने से पहले हम लोग एक बेसिक सा चीज डिस्कस कर लेते हैं जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे लिए काम हम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है, उसके बाद इधर डी ब्लॉक आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इन्हीं 2 ग्रुप को मिलाकर हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है डी ब्लॉक वाले को, ठीक है। और इसके नीचे एफ ब्लॉक आते हैं, उसको इनर ट्रांजिशन मेटल बोल जाता है। खैर इसका बात हमको करना नहीं है इसलिए मैं काट दे रहा हूं। उसके बाद आता है हमारे पास पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 13 से शुरू होते हैं, ग्रुप 13, उसी तरह 14, उसी तरह 15, 16, 17 और आते हैं 18। इस तरीके से हमारे पास ग्रुप होते हैं 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में होते हैं। अब एस ब्लॉक में हाइड्रोजन से शुरू होता है, लेकिन हाइड्रोजन को लेंगे नहीं हम लोग, सीधा आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, ठीक है। इस तरीके से आगे पहला ग्रुप 1 में। और ग्रुप 2 में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। इस तरीके से होते हैं ग्रुप 2 का, जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, इसको अल्कली मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह ग्रुप 30 में आते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ग्रुप 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ग्रुप 50 में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। ये रेडियो एक्टिव होता है। उसी तरह 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन भी आता है, बट उसको लेंगे नहीं हम लोग। 18 में आता है मेरे पास, अगर शुरू से बात करें तो उधर हीलियम हो गया, हीलियम की बात करें तो नियॉन, हीलियम का तो बात करेगा नहीं, लिख लीजिए फिर भी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं। और यहाँ पे एस्टाटीन भी लिख देंगे तो ये भी रेडियो एक्टिव होते हैं। इस तरीके से। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं? इसको अगर आपने याद कर लिया, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आप इतना सारा चीज को अगर याद कर पा रहे हैं, ठीक है, ट्रिक भी है यहाँ पे। मान लीजिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को भी हम लिख देते हैं तो हेलीना ने की रब से फरियाद, हेलीना ने की रब से फरियाद, ठीक है, रब से, यहाँ FR भी आता है, खैर उसको लेंगे नहीं। बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, बैगन आलू गाजर इन थैला, मैं तो इसका ट्रिक जानता नहीं हूँ, खुद से याद किया हूँ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इस तरीके से सारा कुछ है, मैं खुद से याद कर रहा हूँ। मैं ट्रिक व्रिक पे ज्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद से याद किया हूँ। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, जो मैं मिनटॉस बात बताने वाला हूं ये है। इस बात को अच्छे से समझेंगे सभी को, इस बात को अच्छे से समझेंगे सभी को। ये बात अगर आपने समझ डाला तो यहां से एग्जाम को आपने 4 डाला, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को यहां सब दिक्कत नहीं होगा। ये ग्रुप 1 में जाते हैं, उनका लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1, मतलब S1 आता है। n का मतलब अगर वो मान लीजिए फर्स्ट पीरियड का है तो n इज इक्वल टू 1, सेकंड का है तो n इज इक्वल टू 3, थर्ड का है तो 3 और 4 का है 4, 5 का है 5, 6 का है। इस तरीके से n का वैल्यू यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1s1 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा, 4s1, इस तरीके से जाएगा। n का वैल्यू ऐसा है। अब बात को समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं NS2 होता है ये मेरे पास। तो NS1, NS2,
इसका अगर बात करेंगे तो Np1 होता है वैलेंस शेल में, इसका होता है Np2। सर वैलेंस शेल का क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोस्त हम लोगों को इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो वैलेंस शेल से ही निकालना है। इसका होता है मेरे पास Np3, इसका होता है Np4, इसका होता है Np5 और इसका होता है Np6 जो कि फुल्ली फिल्ड होते हैं। ठीक है, अब जरा हम एक ट्रिक बता रहे हैं, मिंटॉस तरीका क्वेश्चन को करने का, मिंटॉस तरीका क्वेश्चन को करने का एक मिंटॉस तरीका है, जरा चेक करेंगे। पीरियड में गुरु जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेरा साइज हो जाता है छोटा। पीरियड में लेफ्ट से राइट चलने पे, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो साइज मेरा हो जाता है भैया, डिक्रीज कर जाता है भैया। और साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच का जो रिलेशन है वो मैं आपको बता चुका हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर साइज मेरा कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली मैं नॉर्मली लिख रहा हूं, नॉर्मली ये होना चाहिए कि NS1, NS2, NP1 डी ब्लॉक वाले को छोड़ देना है, NS1, NS2 उसका बाद NP1 में आ जाना है, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6 इस तरीके से होगा। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं लेफ्ट टू राइट जाने पे, नॉर्मली आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए दोस्त, बढ़ना चाहिए। तो अगर नॉर्मली हम लेफ्ट टू राइट है नॉर्मली, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरे पास ये होना चाहिए बढ़ते क्रम में, इस तरीके से होनी चाहिए नॉर्मल बात करें तो। बट कुछ एक्सेप्शंस है जो मैंने अभी लिखाया, मैंने 2 एक्सेप्शंस आपको लिखाए कि P3 का, NP3 का जो हाफ फील्ड होता है उसका ज्यादा होगा NP4 से, पहले ये बताया मैंने, और दूसरा ये बताया कि NS2 का ज्यादा होता है NP1 से। तो अगर इन दोनों को हम अप्लाई कर ले, जरा ध्यान से देखिएगा, NP3 का ज्यादा होता है NP4 से और NS2 का शील्डिंग पावर के कारण NP1 से ज्यादा हो जाता है। तो जरा चेक करेंगे, अगर हम यहां पे अप्लाई करें इसको तो ये क्या होना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। अब मेरे पास जो बनेगा एक्चुअल बनेगा NS1, उसके बाद क्या होगा NP1 इधर आएगा और NS2 उधर जाएगा क्योंकि NS2 का ज्यादा होगा NP1 से। फिर मेरे पास क्या होगा NP2, फिर मेरे पास क्या होगा, अब जरा यहां चेक करेंगे, यहां NP3, NP4, NP3 का ज्यादा होगा NP4 का कम होगा, इसलिए NP4 पहले आना चाहिए और NP3 बाद में आना चाहिए। फिर जैसा है उसी तरह आएगा NP5 और NP6, इस तरीके से मेरे पास कहानी। तो ये ओरिजिनल ऑर्डर है भैया, ये हो गया ओरिजिनल ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया ओरिजिनल ऑर्डर मेरे पास हो गया भैया। इसी ऑर्डर को यूज करते हुए हम लोग कहानी को करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन को जरा चेक करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि बेरिलियम, लिथियम है, बेरिलियम है और उसका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इस तरीके से। इसमें आपको ऑर्डर बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों, इसमें ऑर्डर बताना है कि क्या होगा ऑर्डर। तो अगर लिथियम का बात करें फर्स्ट ग्रुप से आ रहा है तो इसका क्या होगा S1 होगा, इसका क्या होगा S2 होगा, इसका क्या होगा P1, इसका क्या होगा P2, इसका क्या होगा P3, इसका क्या होगा P4, इसका क्या होगा P5, इसका क्या होगा P6। N लगा लीजिए, अपना मर्जी भैया, अपना मर्जी, अपना कॉपी है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसका ऑर्डर लिखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, क्योंकि मैंने बता चुका है अभी वीडियो के पीछे में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर पहला लगाएंगे, पहला एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। अगर एक और निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये सक्सेसिव प्रोसेस होता है, मैं पीछे डिटेल में चर्चा कर चुका हूं उसके बारे में। तो जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर हम लिथियम का बात है S1 है तो मेरे पास सबसे किनारे में क्या आना चाहिए, अभी इस मेंटोस वाले को लगाइए, क्या है S1, ठीक है भैया, लिथियम का सबसे कम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा NP1 क्या है, ये बोरॉन वाला है, उसके बाद बोरॉन आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या होगा S2 वाला कौन है, बेरिलियम, ये आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या है NP2 वाला कौन है, कार्बन, ये मेरे पास आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या है NP4 वाला ऑक्सीजन है, ये मेरे पास आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या है NP3 वाला नाइट्रोजन, ये आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या है NP5 वाला फ्लोरीन है, उसके बाद लास्ट में नियोन। और एक पीरियड में नियोन का तो सबसे ज्यादा होना ही चाहिए क्योंकि ये आता है। तो ये तरीका है, एकदम आसानी से क्वेश्चन को, ललित क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से, एकदम आसान। अगला जरा चेक करेंगे, एक और क्वेश्चन चेक करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, सोडियम है, मैग्नीशियम है,
एल्यूमिनियम है और इधर सिलिकॉन है। इन चारों में से आपको ऑर्डर बताना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। ये जो ऊपर बनाए ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर है, इसको ध्यान में रखेंगे, लिखते हुए चलेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना ना भूलें, शॉर्ट नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि अभी या तो आप पढ़ लेंगे, लगेगा दिमाग में सब कुछ है, बट एग्जाम के टाइम सब पढ़ा हुआ भी चला जाता है, ठीक है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे वरना आपको तकलीफ होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सबका वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सोडियम इस वाले ग्रुप में आता है, हेलिना ने की रब सफर याद इस वाले में आता है। Na कितना होगा, NS1 भैया, इसका होता है NS1, इसका क्या होता है NS2, जरा देख के बताएं। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का NS2 याद करना होगा आपको। एल्युमिनियम का क्या होता है दोस्त, एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का इस वाले ग्रुप में आ रहा है NP1 होता है, NP1, और सिलिकॉन का क्या होता है NP2, सिलिकॉन का क्या होता है NP2। देख लीजिए भाई, अरे बना दीजिए। सबसे कम किसका होगा, NS1 का भैया, सोडियम का सबसे कम। उससे ज्यादा किसका होगा, NP1 का, देख लीजिए NP1 मतलब एल्युमिनियम। फिर किसका होगा, मैग्नीशियम। फिर किसका होगा, सिलिकॉन। दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर। ये हो गया कहानी, ये हो गया कहानी। इतना आसान तरीके से कहानी है, इतना आसान तरीके से कहानी है। अब जरा एक और चीज समझिए, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 है, मतलब पहला बार जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो रूल फॉलो होगा, दिस रूल मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनिए, जैसा मैं एक लगा के देखता हूं, क्वेश्चन में है ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कहानी है। सेकेंड, तो जरा देखिए, मेरे को बोला नाइट्रोजन ले लिए, क्या बोला, ऑक्सीजन ले लिए। अगर नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो नाइट्रोजन का क्या होता है साथियों, नाइट्रोजन यहां गया 15 नंबर में NP3 होता है, NP3 होता है। ऑक्सीजन 16 नंबर में आएगा, NP4 होगा, ठीक है। अगर इसका IE1 निकाल लें, IE1 तो क्या होगा, NP2 बचेगा, और इसका अगर IE1 निकाले तो क्या बचेगा, NP3। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल चुके हैं, समझिएगा, तो NP3 था, 3 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए किसी तरह से हम निकाल दिए, बहुत एनर्जी लगा निकाल दिए, इम्पॉसिबल तो नहीं है, एनर्जी खूब ज्यादा लगाएंगे तो निकल ही जाएगा। तो एनर्जी खूब ज्यादा लगा के NP3 से हम NP2 बना दिए, यहां पे NP4 था, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, NP3 बना दिए। सर तो कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि हमको इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 पूछा है। तो अगर हम बात करें तो अगर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 अगर हम निकालने चले जाएं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 आ गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। अब बताइए 2 ये 1 हो गया। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे हम NP2 से और NP3 से, इसका ऑर्डर पूछता तो यही आंसर मिल जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 का, बट पूछा है 2 का। इसका मतलब 2 का पूछा मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो पूछा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये बच गया, पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ये बच गया, नाइट्रोजन वाले में NP3 से NP2 बच गया, ऑक्सीजन वाले में NP4 से NP3 बच गया। अब जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 होगा, उसका ऑर्डर पता करना है। जरा चेक कीजिए, अरे जरा चेक कीजिए, NP2 है, NP3 है, NP2 है, NP3 है, किसका ज्यादा है, 2 का कि 3 का? 3 का ज्यादा है सर, 3 का ज्यादा है सर, मतलब नाइट्रोजन से भी ज्यादा होगा किसका, ऑक्सीजन का। कब आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 का ऑर्डर का अगर बात करेंगे तो 2, 3, 4 कुछ पूछे आसानी से बना पाएंगे हम लोग। अगर 2 का पूछे तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के बात करना है आपको, और अगर 1 का पूछे तो बिना निकाले हुए बात करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर पे। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप जॉब का तैयारी में लगे हुए हैं, TGT का, JSSC का जो कि आने वाला है, पता नहीं कब आएगा मुझे भी नहीं मालूम, बस मुझे लगा कि आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए तो मैं हेल्प कर रहा हूं। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि बिना याद किए केमिस्ट्री आप पढ़ नहीं पाएंगे। और अगर केमिस्ट्री में बेहतर मार्क्स लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। तो इस तरीके से अब चलिए इस पे हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल में थोड़ा और कुछ चीजों को देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए साथियों, हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग करने का कोशिश करते, देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे कम किसका होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
जरा चेक कीजिए, हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, इसलिए हम सबसे आउटर में जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते हुए चलेंगे, इनको। अब जरा चेक करें, P3 है, P6 है, S1 है और P5 है। अब इसमें मैच कर लीजिए कि सबसे कम किसका होता है। मेरे हिसाब से सबसे कम NS1 का होता है। ट्रिक से कितना आसानी से बन जा रहा है, कितना आसानी से इस मिनटॉस तरीका से बन जा रहा है। तो ऐसे मिनटॉस तरीका को और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और भी आ जाए। तो इसका मतलब सबसे कम 3S1 का होगा, मेरा आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है ये, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। सब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, जरा चेक करते हैं। अगर हम जो एलिमेंट दिए हैं उस एलिमेंट का बात करें, सबसे पहला आएगा मेरे पास मैग्नीशियम। क्या गया प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा मेरे पास एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और उसके बाद आएगा सल्फर, बीच में सिलिकॉन गैप है, इसका बात किया है। अगर मैग्नीशियम को हम देखें तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है, NS2 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका होता है NP1 आउटर मोस्ट वाले का, नाइट्रोजन वाले का आता है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आता है NP3 और सल्फर जो होता है ऑक्सीजन वाले में आता है, इसलिए होगा इसका NP4। इस तरीके से मिला लीजिए, आराम है आपके लिए। अब जरा चेक कीजिए इस वाले में किसका ज्यादा किसका कम, मतलब क्या बचा मेरे पास, S2, P1, P3, P4। जरा चेक कीजिए सबसे कम किसका आएगा, NS1 तो है नहीं इसमें, NP1 ये है, सबसे कम किसका होगा, एल्युमिनियम का, सबसे कम किसका होगा, एल्युमिनियम का। उसके बाद NP1 के बाद आएगा NS2 किसका है, उसके बाद मैग्नीशियम का, ठीक है। उसके बाद NP3 और NP4 में किसका कम आएगा, NP4 का, तो NP4 में मेरे पास सल्फर और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास फास्फोरस। ये होगा ऑर्डर। अब जरा चेक कर लीजिए किधर है, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये तीसरा सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को ध्यान में रख के। और अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा नॉलेज है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दोस्त आपको इतना करना होगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इतना थोड़ा सा करना होगा, और जो कि आपको याद भी होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें। अब हम लोग चीजों को और भी आगे थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग ये इसको खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, जो तो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। हालांकि हम लोग चाहेंगे तो सबका देख सकते हैं, बट दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एस और पी ब्लॉक का, डी और एफ ब्लॉक का कंपैरिजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी से नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं और इसके लिए कोई एक करेक्ट ऑर्डर भी नहीं है, इसलिए कभी एग्जाम में नहीं पूछा। इवन के आप सबसे बड़े लेवल के एग्जाम का बात करेंगे, नीट और जेई का भी, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, डी और एफ से हमेशा पूछता है, तो एस और पी से। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक वाइज कंपैरिजन करना शुरू करते हैं और एस और पी का करेंगे। ब्लॉक वाइज कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक का बात करते हैं। एस ब्लॉक में मेरे पास दो होते हैं, ग्रुप नंबर 1 वाले और एक होते हैं ग्रुप नंबर 2 वाले। ग्रुप नंबर 1 वाले को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कली, और ग्रुप नंबर 2 वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, शुरुआत होता है लिथियम से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, और यहां पे शुरुआत जो होता है, इसके नीचे ले लेंगे फ्रांसियम भी होता है। ठीक है, इस तरीके से कट करना थोड़ा, फ्रांसियम बोले, उसके बाद फ्रांसियम जो बोले कट करना। उसके बाद इधर मेरे पास होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और ये रेडियम, इस तरीके से होते हैं मेरे पास। ठीक है, जरा चेक करेंगे। ऊपर से नीचे आने पे सिंपल है कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए, ऊपर से नीचे आने पे साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं और साइज इंक्रीज कर जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है।
ठीक है, मतलब अगर हम चेक करें तो ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट अगर हम बात करें इसका इसमें कंपैरिजन करें, इसका और इसमें कंपैरिजन करें तो आपको मालूम है अल्कली मेटल्स का NS1 होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का NS2 होता है। ठीक है, और NS1 से ज्यादा होता है NS2 का। तो अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन करें, 2 का ज्यादा है अगर S1 से, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ज्यादा होगा अल्कली मेटल से, अल्कली मेटल से इनका ज्यादा होगा, अल्कली मेटल से इनका ज्यादा होगा। क्या होगा? IE1 ऑर्डर अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होगा अल्कली मेटल से, क्योंकि साइज जो होता है, साइज का अगर बात करें, साइज बेसिकली साइज का, तो अल्कली का साइज ज्यादा होगा अल्कलाइन से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इधर से इधर जाने पे साइज घटता है, तो इसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज कम होगा। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर साइज का बात करें, साइज का ऑर्डर ये होगा, ये है साइज ऑर्डर, ये है साइज ऑर्डर। साइज ऑर्डर का मतलब ये है कि अल्कली मेटल का साइज बहुत ज्यादा होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कम होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होगा और अल्कली मेटल का कम होगा। क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। बट जो चीज जानने वाला है वो ये है, अगर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ दे, IE2 ऑर्डर अगर आपसे पूछ दे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर का, तो चीज बदल जाता है। मतलब अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपैरिजन कर दे सेकंड वाले का अल्कली से, तो ध्यान रखेंगे कि इसमें चेंज हो जाता है, अल्कली का ज्यादा हो जाता है। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा? जर देखिएगा अगर हम अल्कली का बात करें, अगर अल्कली का बात करें तो अल्कली में बेसिकली होता क्या है? अगर अल्कली का बात करें तो NP6 आएगा और NS1 आएगा। इसका बात करें तो NP6 आएगा, NS2 आएगा। तो पहला वाला तो ये जीत गया, IE1 तो इसका ज्यादा हो गया क्योंकि S2 है, ये S1 है। ठीक है सर, लेकिन अगर हम IE1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को निकाल चुके हैं, और अब जो बनेगा NP6 NS1 बनेगा, और यहां जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? NP6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल चुके हैं। अब देखिए P6 आ रहा है, नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया, तो भैया जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएगा, तो IE2 ज्यादा हो जाएगा IE1 से। जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकलने बाद P6 बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकलने बाद S1 बचेगा। P6 का तो सबसे ज्यादा होता है, पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। तो ये हो गया कहानी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BZI है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग P ब्लॉक वाले देखते हैं। अब चलिए थोड़ा हम लोग P ब्लॉक का देखते हैं क्या है। तो P ब्लॉक में अगर कंपैरिजन किया जाए, P ब्लॉक में तो बेसिकली एक्सेप्शन जो आता है वो ग्रुप 13 में आता है और ग्रुप 14 में आता है। तो जरा इसको चेक करें, ग्रुप 13 में कहां एक्सेप्शन आता है। ग्रुप 13 को अगर हम लिख लें तो इस तरीके से आता है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। जरा चेक करेंगे तो यहां से अगर ऊपर से नीचे आए तो नॉर्मल ट्रेंड क्या बोलता है कि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, जिसके चलते आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। तो इसका बोरॉन से एल्युमिनियम आए तो बोरॉन से कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम का, क्योंकि साइज बड़ा है। बट अगर यहां से यहां आएंगे तो यहां पे साइज भले ही बड़ा है लेकिन उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा, फिर घटेगा और फिर ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों? 2 जगह पे एक्सेप्शन मिला, एक इस वाले जगह पे एक्सेप्शन मिला हमको और एक इस वाले जगह पे एक्सेप्शन मिला। दोनों को समझिएगा, गैलियम से पहले डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। गैलियम से पहले क्या शुरू हो जाता है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और डी इलेक्ट्रॉन्स को मैं भी बता चुका हूं, इनका पुअर शील्डिंग होता है भैया, इनका पुअर शील्डिंग होता है। और अगर शील्डिंग ही पुअर है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को, मतलब शील्ड ही नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। शील्ड ही नहीं कर पा रहा है, उसको घेर ही नहीं पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, जिसके चलते इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और यहां बात करेंगे तो यहाँ एफ ब्लॉक के चक्कर में होता है, इसके पीछे एफ ब्लॉक आता है, और एफ ब्लॉक वाले भी बता चुके निकम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, निकम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर भी एफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जिनका पुअर शील्डिंग होता है, और पुअर शील्डिंग के चक्कर में ये कहानी को थोड़ा सा गंदा कर देंगे। तो इसको याद रखेंगे। ओवरऑल ऑर्डर देखें, इसका अगर ओवरऑल ऑर्डर देखें तो अगर हम लोग इसका ओवरऑल ऑर्डर देखें तो ओवरऑल ऑर्डर होगा बात गई। ठीक है, बात गई। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल ऑर्डर होगा। मींस इधर से इधर जाने पे, इधर से इधर जाने पे, इधर से इधर जाने पे क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 बढ़ जाएगा। इसको याद रख सकते हैं आप, बात और इसे याद रख सकते हैं गई।
गई, इसको ऐसा गई लिख लेंगे। ट्रिक में कोई स्पेलिंग नहीं देखा जाता है, इसलिए स्पेलिंग नहीं देखे, याद कर लीजिए। बात गई, ओवरऑल ऑर्डर का बात करें तो अगर हम लोग ग्रुप 14 को देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन और ये लीड, ऐसा होता है। तो यहां से घटेगा, यहां भी घटेगा, यहां भी घटेगा, बट यहां पे बढ़ जाएगा। रीजन सिंपल सा भाई, एफ वाले निकम्मे इलेक्ट्रॉन्स भी यहां आ जाएंगे, रीजन वही सिंपल होगा। एफ वाले निकम्मे इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में ये कहानी दोहराया गया। बस यहां एक एक्सेप्शन है, यहां 2 एक्सेप्शन है और मैं ट्रिक बता दिया याद करने का। बात गई दोस्तों, आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि एक्सेप्शन वाला है केस है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अब जरा चेक करते हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18, तो उसमें किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा। मींस ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। सिंपल कहानी। ग्रुप कौन कौन सा? 15, 16, 17 एंड 18 फॉलोज नॉर्मल ऑर्डर को फॉलो करेंगे एंड हेंस नो एक्सेप्शन। यहां कोई एक्सेप्शन वाला केस नहीं होगा एंड हेंस नो एक्सेप्शन, यहां किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। एक्सेप्शन सिर्फ 2 जगह था जो कि मैं आपको बता चुका। अब एक चीज और, ग्रुप डी मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। और आगे अगर मैं जेईई और नीट का वीडियो डालूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप वहां जाके देख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस इतना काफी है, मोर देन इनफ है क्वेश्चन पूछने के लिए। और यहीं से पूछेगा, जेईई और नीट में उससे पूछता नहीं है तो आपका कहां से पूछेगा, ठीक है। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं मोर देन इनफ है चीजों को समझने के लिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से ज्यादा। एक चीज और मैं समझाना चाह रहा हूं, इसको आप नोट लगा के अच्छे से समझेंगे। इन केस ऑफ आयंस के केस में, आयंस किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, जिसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं होगा उसको न्यूट्रल बोलेंगे। आयंस के केस में देखिए क्या होता है। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें, आई ऑर्डर अगर देखें आयंस के केस में, तो आयंस के केस में यह होगा कि जो पॉजिटिव होंगे उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल का होगा और तब जाके नेगेटिव का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चार्ज के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और फिर नेगेटिव। और एक चीज और याद रखिएगा, इन केस ऑफ आयंस, अगर कहीं क्वेश्चन में आयंस दे दिया और आयंस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन आपसे पूछ दिया तो साथियों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले केस में जाना ही नहीं है। आयंस वाले केस में मैं लिख दे रहा हूं, इन केस ऑफ आयंस ओनली सॉल्व क्वेश्चन, लिख देता हूं पूरा, सॉल्व क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नो नीड टू चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर चार्ज वाला दिया तो उस हिसाब से क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जांपल नंबर 1, कैल्शियम पे 2+, सोडियम पे प्लस और कैल्शियम प्लस, सोडियम प्लस और यहां पे मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है। ये मेरे पास तो जरा चेक कीजिए, ये तो न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिवली और एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है भैया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है। जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा, क्योंकि जेड इफेक्टिव पॉजिटिवली चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा और ये मेरा हो गया आईई ऑर्डर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया। इस तरीके से आप चेक करेंगे। साथियों दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन पे 3-, ऑक्सीजन पे 2-, फ्लोरीन पे -, नियॉन, सोडियम पे 1+, मैग्नीशियम पे 2+ और एल्युमिनियम पे 3+। इस तरीके से अगर होगा मेरे पास, इस तरीके से होगा तो इसमें सभी में आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के चेक कर लेंगे। सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जरा इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर चेक करेंगे तो ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का, तब न्यूट्रल का, तब नेगेटिव का। तो नेगेटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो इसका सबसे कम, ऐसा ऑर्डर चला जाएगा मेरे पास। ये है सिंपल सा कहानी। तो साथियों आप अपने एग्जाम को अच्छे से तैयारी कीजिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इतना बहुत कुछ है, इतना बहुत है, आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे। पीरियोडिक टेबल का हमने एक चैप्टर में एक बड़े से टॉपिक को हम लोग निपटा लिए हैं। आप कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा था लेक्चर्स, और इस तरीके से और भी लेक्चर्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और मैं आप ही लोग के जैसा एक नॉर्मल सा इंसान हूं, बस आपकी मदद करने का
कोशिश कर रहा हूँ, जो नॉलेज मेरे पास है मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग मिलजुल कर एक बेहतर अपना भविष्य बनाए, एक एग्जाम को अच्छे से निकालें और एग्जाम की तैयारी में आप लगे रहिए, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, क्योंकि आज निकल तो आना ही आना है। अपना तैयारी पूरे तरीके से रहेगा, वरना पता चला कि एग्जाम आ गया और फिर सब चीज जल्दी जल्दी होने लगा और आप बहुत ज्यादा अकबका के प्रिपरेशन को आधा अधूरा रख पाए। तो मेरा मानना तो यही है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले आप 100% तैयारी को करके रखें, ताकि सिर्फ रिवीजन करें। तो साथियों जरूर से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।